औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्टिकल नंबर 21 में खुशामदीद। एनटीआर की सीरीज चल रही है हमारी और उसकी इनकम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस पर है, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंतहाई मालूमाती। देखिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन क्या है। असल में ऐसा प्रॉफिट जो आपकी कैपिटल एसेट को बेचने और उसको डिस्पोजल करने के बाद प्रॉफिट आपके पास अराइज होता है, वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स की अदायगी या टैक्स देना, या उन प्रॉफिट को कैपिटल गेन कहा जाता है कि गेन कैपिटल को बेचा और उसके ऊपर गेन मिला यानी कि प्रॉफिट मिला, और उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की टैक्सेशन कहलाती है। सबसे पहले यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये चेक करें हम कि कैपिटल एसेट होता क्या है। कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन बहुत ही अजीब है। ये जो आप अकाउंटिंग में कैपिटल एसेट पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन वो वाली नहीं है। अकाउंटेंट का अपना मसला है, एफईआर का अपना मसला है। चलें जी, पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर आते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन कहती है कि कैपिटल एसेट वो है जो कि 1 साल से ज्यादा अरसे तक चले, कंपनी को फायदा दे, और हम उसे फिक्स एसेट में लिख लेते हैं और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई एसेट इंटेंजिबल नेचर का है तो उस पर अमोर्टाइज उसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों सूरतों में हम लिखते उसे उसमें ही है। दोनों सूरतों में ऐसा ही करते हैं। अच्छा, दोनों सूरतों में फिक्स एसेट शेड्यूल में हम लिखते हैं। अच्छा, अब आते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के ऊपर। पहली काउंटिंग की तो आपने पढ़ ली कि 1 साल से ज्यादा अरसे तक चले कोई एसेट तो उसको फिक्स एसेट शेड्यूल में डाल देते हैं। हर तरह का 1 साल से ज्यादा हमें फायदा देता है। अब आते हैं एफबीआर के डेफिनेशन के ऊपर। एफबीआर क्या उसकी डेफिनेशन कर रहा है? एफबीआर कहता है कि हर तरह की प्रॉपर्टी वो कैपिटल एसेट है, लेकिन कुछ चीजें निकाल दें। मिसाल के तौर पर निकालें, मूव होने वाली कुछ चीजें निकाल दें। स्टॉक इन ट्रेड है, ऐसा स्टॉक जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। कंज्यूमेबल स्टोर है, रॉ मटेरियल है, यानी कि आप प्रिंसिपल एक्टिविटी आपकी लैपटॉप है, पीछे से लैपटॉप लेते हैं आगे से बेचते हैं, तो लैपटॉप है अगर, तो ये उसको निकाल दें, ये नहीं है। कोई भी सामान पीछे से लेकर या 4 चीजें पीछे से लेकर एक चीजें बनाते हैं, बना के उसको बेचते हैं, तो ये जो चीजें आप जिसमें प्रिंसिपल एक्टिविटी है, जिसमें कारोबार कर रहे हैं, ये नहीं मूव तो हो जाती है। कहता है इसको कैपिटल एसेट में सफर नहीं करता। चलें जी, एक हो गया, ये कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा, डेप्रिशिएबल एसेट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज अलाउड। कहता जी कि हर तरह का वो एसेट जिसके अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन अलाउड है वो भी नहीं, यानी कि कार, गाड़ी, बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग के ऊपर भी हो जाता है लेकिन लैंड पर नहीं है डेप्रिसिएशन। कहता हर तरह का वो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। अब आप कहेंगे यार ये तो हम इनकम टैक्स में नहीं है, काउंटिंग में तो ऐसे यही होता है। हाँ, ऐसा ही है, लेकिन एफबीआर वाले इसको नहीं मानते। यानी कि आपकी गाड़ी को, मोटी मोटी चीज गाड़ी में ही आती है, कार, ठीक है, बाइक, प्रिंटर, ऑफिस इक्विपमेंट, वो कहता है ये नहीं है, कहते हैं ये कैपिटल एसेट नहीं है। चले मान लिया। अभी एफबीआर की डेफिनेशन पर चलते हैं। इंटेंजिबल एसेट ऑन विच अमोर्टाइजेशन अलाउड, जैसे डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, सेम इसी तरह सॉफ्टवेयर वगैरह जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे एसेट जो नजर नहीं आते उनके ऊपर भी डेप्रिसिएशन का लफ्ज अमोर्टाइजेशन यूज होता है। तो अमोर्टाइजेशन जिस पर अलाउ है वो भी नहीं है। अच्छा जी, वो भी नहीं है। चौथी चीज, पर्सनल यूजेज की चीजें। पर्सनल यूजेज की चीजें जितनी भी हैं, पेन, मार्कल, ज्वेलरी, ये वो इस तरह की चीजें, वो उनमें सारी की सारी नहीं है, सिर्फ चंद एक है। मतलब आपके पास रुमाल है, आपके पास घर में बैठने की चेयर है, पर्सनल मोबाइल है, वो कहते हैं जी कि सारी की सारी जो अशिया हैं, सारी की सारी अशिया पर्सनल यूजेज की, उनमें सिर्फ फॉलोइंग। अच्छा, ये भी है कि आपका जो घर में आपके डिपेंडेंट है, आप पर डिपेंड करते हैं, बेगम है, आपके बच्चे हैं, और कोई बंदा है जो आप पर डिपेंड करता है, वालिदैन है, पेरेंट्स है,
बुढ़ापे में, वो सब के इस्तेमाल जेर इस्तेमाल कोई चीज़ हो, और सबकी मिलाकर कह रहा हूँ क्योंकि लॉ में, टैक्स लॉ में सबका एक ही काम है। जो आपके डिपेंडेंट होते हैं, बच्चे ये वो या बेगम, उनकी और आपकी ट्रांजेक्शन एक ही कहलाती है, खासतौर पर बेगम की। अच्छा, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो फिर नहीं ऐसा, बेगम की हमेशा ही रहेगी। अच्छा, इसमें जो पेंटिंग है, आर्ट्स वर्क है, ज्वेलरी है, रेयर बुक है, पोस्ट स्टैम्प है, कोइन है, एंटीक है, ये जो चीज़ें छोड़ देनी है, ये वो कह रहा है, ये कह रहा है कैपिटल एसेट है, इसको मैं कैपिटल एसेट मान लूंगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई भी पर्सनल यूज की चीज़ है, उसको मैं कैपिटल एसेट नहीं तस्वर करूंगा। अच्छा, तो फिर आप सोच रहे हैं कि देन व्हाट आर द कैपिटल एसेट्स एक्चुअली, तो असल में फिर कैपिटल एसेट क्या हुआ है? दोबारा से सुने, वो कह रहा था हर तरह की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है, लेकिन ये तीन चार चीजें निकाल दें। मिसाल के तौर पर, ऐसा जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं, स्टॉक एंड ट्रेड करते हैं, पीछे से चीजें लेकर आगे से बेचते हैं, वो चीजें सारी कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है, मान लिया। हर वो एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज आप कारोबार में करते हैं, वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, मान लिया। हर वो ना नजर आने वाला एसेट जिसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं, वो भी नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं है। फिर वो कहता है पर्सनल यूजेज की सारी चीजें नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन उसमें चार पांच ही हैं। आपने अगर ज्वेलरी है, आपके पास कोई पेंटिंग है, बड़ी महंगी पेंटिंग है, 1.5 लाख की, 50,000 की, 2,000 की ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। ये पर्सनल यूजेज की आइटम में वो बता रहा है, पर्सनल यूजेज की आइटम में सिर्फ ये पांच छह चीजें ही कैपिटल एसेट है। अच्छा, बाकी इसके अलावा बाकी सारी चीजें कोई कैपिटल एसेट नहीं है। तो फिर कैपिटल एसेट है क्या? जी, कैपिटल एसेट है, अगर तो कोई चीज हो सकती है, मूव हो सकती है, तो उनमें कैपिटल एसेट हैं शेयर, सिक्योरिटीज, डिपॉजिट। आपका पीएसओ में, आपका किसी और कंपनी में, शेल में आपके शेयर्स हैं, या फिर वहां पर सिक्योरिटीज खरीदी हैं आपने, या डिवेंचर खरीदे हुए हैं लॉन्ग टर्म थोड़े से, तो ये सारे के सारे उनको बेचने पर जो आपको मिलेगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा, और ये कैपिटल एसेट होंगे। ये तो थी मूवेबल की बात। अच्छा, अब इमूवेबल भी हैं। अच्छा, पार्टनर शेयर इन फर्म, फर्म में, एओपी में आपका शेयर है, कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का, वो भी कैपिटल एसेट कहलाता है। अच्छा, हर तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। ये तीन चीजें मेजर हैं डेफिनेशन के रूप में, हर वो प्रॉपर्टी। तो अब मेजर क्या है? अब शेयर भी कम ही लोग लेते हैं, इतना बड़ा तो तबका नहीं है जो शेयर सिक्योरिटीज वेंचर में काम करता है। तो बाकी अब पार्टनर भी नहीं है, कितने लोग उनकी एओपीज हों, तो फिर रह क्या गया आखिर में? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही रह गई। हर तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होता, ज़ाहिर है, लैंड के ऊपर पता ही है आपको। वो कह रहा था कि डेप्रिसिएशन किसी के ऊपर चार्ज हुआ तो मैं उसको कैपिटल एसेट नहीं कवर करूंगा। अब यहाँ पर रुके, अब मुझे बताएं, कार आपकी बिकी है, 15 लाख की थी, वो 16 लाख की बिक गई, ठीक है, 1 लाख प्रॉफिट हुआ, क्या उसको कैपिटल गेन में लेंगे? नहीं। अगर आप अकाउंटिंग में कर रहे हैं तो आपके नज़दीक तो ये कैपिटल एसेट है, लेकिन एफबीआर कहता है कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता था। तो हर वो डेप्रिसिएशन चार्ज जिस पर होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। हाँ, फिर ये है कि पार्टनर अपना फर्म का हिस्सा बेच दिया किसी को, हाँ, अगर महंगा बेचा है तो फिर, अगर शेयर सिक्योरिटीज डिबेंचर महंगे बेचे हैं या उसमें मुनाफा आया है, तो फिर कैपिटल गेन है, उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है जी। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बेचेंगे तो उसके ऊपर जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन होगा, और उस पर टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स का। अब थोड़ा सा इसको खोल के बयान करता हूँ। अब कैपिटल एसेट, सबसे आसान तरीका अपनी मनी को वाइट करने का इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने इस पूरी डेफिनेशन को हमने खंगाला, उसमें हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मिली, जो कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकती थी, और फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होता, सारे लवाजमात पूरे हैं, तो ये कैपिटल एसेट है। इसको बेचेंगे, फर्ज करें 1 करोड़ का प्लाट है। अच्छा, इसमें तीन चार चीजें सुन लें, बड़ी मशहूर, इसमें एफईआर की वेबसाइट पर जाएंगे और एसआरओ आप डाउनलोड करें, सर्च में जाके चाहे लैंड वगैरह इस तरह के कोई लफ्ज टेक्स्ट लिखने, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें पूरे पाकिस्तान के 20 बड़े शहरों के, हर जगह के, हर शहर के, हर जगह की शहर में हर तरह की लोकेशन के अलग अलग रेट वहाँ दिए गए हैं। बहरिया टाउन का अलग, डीएचए का अलग, शादरे का अलग, शादमान चौक का अलग, ठीक है, ऐसे कराची के भी दिए गए हैं। तो एफबीआर ने 20 बड़े जो शहर हैं उनके रेट वहां दे दिए, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू आपको दे दी गई है।
अच्छा, जब आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे प्रॉपर्टी को, डीसी रेट भी अमूमन वही होते हैं, डीसी रेट भी अब वही चल रहे हैं, पहले थोड़ा सा फर्क होता था एफईआर से। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जब भी आप जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो जो परचेज कर रहा है खरीदने वाला, रजिस्ट्री उसके समय होती है। अब वो क्या करेगा, आप जानते हैं कि जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप पर टैक्स, इनकम टैक्स भी लगता है 236 के वाला। तो आपको ये किया कि सबसे पहले वो वैल्यू है उसका वो देखना पड़ेगा कि डीसी रेट क्या है। अमूमन एफबीआर के रेट ही 19-20 का फर्क भी हो सकता है, एफबीआर के रेट भी जो एसआरओ में लिखे हैं उस प्रॉपर्टी के, उससे तो कम आप नहीं लिख सकते उसे, चाहे डीसी रेट कम ही हो। अब आप क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि वो जो रजिस्ट्री की वैल्यू है, फर्ज करें 1 करोड़ का आपने हकीकी प्लाट लिया है, लेकिन प्लाट की रजिस्ट्री 10 लाख में हुई है, तो फेयर मार्केट वैल्यू डीसी रेट 10 लाख है। अब 10 लाख का क्या करेंगे, 10 लाख का 3% के स्टैम्प पेपर लगेंगे, 10 लाख के 3% स्टैम्प पेपर लग जाएंगे, और 10 लाख के 2% सीबीटी टैक्स अदा करना पड़ेगा, टोटल 5% हो गया। 1% कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, 1% कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा, तो ये 6% हो गया, और आपको 2% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो ये हो गया 7-8%। और अगर यानी कि 3 रजिस्ट्री के स्टाम्प पेपर की वैल्यू, 2% सीवीटी टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, और पता ही आपको फ्रांस एक्ट 89 का सेक्शन नंबर 7 है जिसको रेगुलेट करता है सीवीटी को। ये सीवीटी है, ये जब लैंड आप खरीदते हैं तो उसी वक्त ही जैसे 3% के स्टैम्प पेपर लग गए, 2% सीवीटी उसके साथ ऐड हो जाता है, तो 5 हो गया। 5 में फिर 1% कॉर्पोरेशन टैक्स, 6 हो गया, 2% इनकम टैक्स, 8 हो गया। और अगर हम नॉन फाइलर हैं तो 10%, क्योंकि जो परचेज का फिर 2 से 4 हो जाता है नॉन फाइलर का टैक्स, इनकम टैक्स, तो 10% कॉस्ट पड़ेगी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो। अगर आप फाइलर हैं तो 8%। ये आपकी रजिस्ट्री वैल्यू, जो रजिस्ट्री लिखी होती है वाहक बेईनामा के साथ, जो वैल्यू रजिस्ट्री की लिखी होती है रजिस्ट्री के दरमियान में पहले पेज के अंदर बड़ी सी करके, वो उसका डीसी रेट होता है, और उसका 10% नॉन फाइलर की, और अगर आप फाइलर हैं तो 8% ये आपको पोस्ट अजाफी चार्ज होगी। और ये उसके अलावा जो ऊट कमिश्नर ने अलग से लिए पैसे, रजिस्ट्री करवाने वाले ने 50,000, 10,000, 20,000, जो उसकी अपनी फीस है वो अलग है। ये फीसें ओरिजिनल हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, आप कैपिटल एसेट में जो ज़मीन है उसमें इनकम टैक्स के अलावा सारे खर्चों को खर्चा बना के ऐड किया जा सकता है, सबको खर्चा बनाकर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका 10 लाख का जैसे था, तो उसमें ये 10% सारी मैंने आपको बताई, तो उसमें से 2% रहने दें और 4% रहने दें इनकम टैक्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो, फाइलर हैं तो 2% का खर्चा जो 8 है, तो 6% तो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। यानी कि 10 लाख का प्लॉट है तो रजिस्ट्री वैल्यू बेनामा की, उसमें 60,000 ऐड हो जाएगा, 10,60,000 है जो ओरिजिनल खर्चे पेड है वो खर्चा बन जाएगा। उसके अलावा इनकम टैक्स होता है, वो तो खर्चा नहीं है, वो तो एडजस्टेबल है, वो तो अपनी किसी भी फाइनल लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है, नगद पैसे वापस भी लिए जा सकते हैं, रिफंड भी इसका हो सकता है। अब आप क्या करेंगे, और उसके अलावा भी 10-15 हज़ार रुपया आप और लीगल फीसिस भी डाल सकते हैं, ऊट कमिश्नर की जिसने रजिस्ट्री करवा के दी, ठीक है जी, और स्टाम्प पेपर की फीस, ये वो भी प्लाट की जो कॉस्ट है उसमें ऐड कर सकते हैं 10-15 हज़ार रुपया। तो 10,60,000 थी, अब 10,000 और ऐड कर लें, 10,70,75,000 हो गई, तो अब 10,75,000 से ये वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है आपने अपने वेल्थ स्टेटमेंट में, और कहना मुझे 10,75,000 का प्लाट मैंने खरीदा है। अच्छा, आप तो कहते हैं मैंने तो 1 करोड़ का खरीदा है, तो आप रहने दें, क्योंकि वो तो डीसी वैल्यू पर मानते हैं, वो आपकी परचेजिंग भी डीसी वैल्यू पर मानते हैं। अब मजेदार बात यह है कि अब 1,75,000 का प्लॉट आपका बिकता है, तो वो तो जाहिर है करोड़ों में बिकेगा, जैसे आपने करोड़ का खरीदा था। तो जब बेचेंगे तो फिर आप एक मजेदार काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि आप उनको अपनी असल वैल्यू बता सकते हैं कि मैंने 1 करोड़ का बेचा है, यानी कि परचेजर की वैल्यू और सेलर की वैल्यू और। अच्छा, वो कहता किस तरह, इस तरह कि आप कहें जी मैंने अब वो असल में तो आपने 1 करोड़ का लिया था तो बेचा 2 करोड़ का है, तो आप कहें कि मैंने 10,75,000 जिसकी डीसी वैल्यू थी, अब मैंने उसको जो इनकॉर्पोरेट भी आपने 10,75 से किया हुआ है,
वो मैंने बेचा 2 करोड़ का, जो कि असल में बेचा आपने 1 करोड़ का लेके 2 में, तो 2 करोड़ में बेचा, तो आप ये कहेंगे कि 2 करोड़ में से मेरे 75,000 कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दी, ठीक है, बाकी जो बचा, चले मैं उसको राउंड करके 11 लाख ही कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। 2 करोड़ में से 11 निकला, तो मेरा 1 करोड़ 89 लाख 189 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के ऊपर अब कैपिटल गेन, हमारा कैपिटल गेन हुआ 1 करोड़ 89 लाख। तो 1 करोड़ 89 लाख के ऊपर हमारा जो इनकम टैक्स बनता है वो हमें पे करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? वो इस तरह करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स है लैंड पर। तो हम जब हम देखते हैं तो 3 उसमें ग्रुप बनाए हुए हैं। उसने कहा जी 3 साल के 36 महीनों से ज्यादा, ज्यादा से मुराद है कि 1 महीना भी ऊपर हो जाए, 1 दिन भी ऊपर हो जाए, तो 3 सालों से ये रजिस्ट्री की वैल्यू जब से रजिस्ट्री हुई है उस डेट से लेकर, अगर 3 साल तक आपने संभाल कर प्लाट रखा है और नहीं बेचा, तो वो जो प्लाट है नहीं बेचा आपने, अगर 3 साल बाद बेचते हैं तो फिर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा कैपिटल गेन पर, मुबर्रा टैक्स से। तो आप अपने प्लाट को होल्ड करके रखें। व्हाइट मनी बनाने का बहुत ही आसान और बड़ा तरीका है पाकिस्तान में ये, कि आप प्रॉपर्टी पकड़ते हैं और डीसी वैल्यू पर इंकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो उसको खरीदारी में 10-11 लाख लगते हैं और थोड़ी सी व्हाइट मनी तो होती है वेल्थ स्टेटमेंट में, उसको कंज्यूम करवा दी जाती है वेल्थ स्टेटमेंट को। हमें इस प्लाट के अगेंस्ट 10-11 लाख का प्लाट लिया था, वाह, बाकी 90 लाख ब्लैक मनी से लिया था, वो कुछ नहीं कहेंगे आपको इस मामले में। तो जब आप बेचेंगे, 3 साल रख लें, 3 साल के बाद जब आप 2 करोड़ का हकीकी वैल्यू पर बेचेंगे, तो उसमें से कॉस्ट जो इनकॉर्पोरेट किया 11 लाख का वो निकाल दें, 1 करोड़ 89 लाख आएगा और उस पर वो कहेगा टैक्स लगेगा, तो आप कहेंगे लग ले। जब लगेगा तो स्लैब रेट देखिए तो जीरो थी, जीरो थी, यानी कि आपको 0% टैक्स लगेगा, जो कि कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 1 करोड़ 89 लाख का 1 करोड़ 89 लाख आपका व्हाइट मनी में आ गया और प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और ये आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वेल्थ स्टेटमेंट में, और बहुत ही आसान वेल्थ आपकी व्हाइट मनी बन गई, बहुत ही आसान व्हाइट मनी बन गई आपकी, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहते हैं 2 साल तक आपने संभाल के रखा प्लाट, तो उसका 7.5% है, यानी कि 1 करोड़ 89 लाख के ऊपर, जो सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट के ऊपर, प्लाट पर आने वाले प्रॉफिट के ऊपर 7.5% आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि वो है आपका 7.5% के, फर्ज कर लेते हैं 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपया, उसमें से जो ये 2% आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया था, तो 2% इनकम टैक्स 236, सेक्शन 236 के अंडर आपको पड़ा था, जो कि आपने अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं किया था, वो 7.5% जो टैक्स पड़ा अब कैपिटल गेन के ऊपर, अब जब उसको पे करने जा रहे हैं, तो वो जो 2%, या नॉन फाइलर थे तो 4%, उस वक्त आप नॉन फाइलर थे तो बाद में फाइलर बन गए, तो अब नॉन फाइलर वाला जो 4% है, जो कि वो भी 7.5% जो टैक्स है, फर्ज करें 10 लाख है, तो आप कहीं जब प्रॉपर्टी परचेज की, तो 4% मुझे ये भी टैक्स पड़ा 2-3 लाख रुपया या 50,000, तो 7.5 या 10 लाख जो टैक्स कैपिटल गेन का 7.5% है, वो पे करते वक्त आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको, और बाकी पेमेंट बैलेंस आप पे करेंगे तो पूरी 1 करोड़ 89 लाख का 1 करोड़ 89 लाख वाइट हो जाएगा। अच्छा, आप 1 साल के अंदर ही प्लाट लेते हैं और 1 साल के अंदर ही फरोख्त कर देते हैं, ठीक है, होल्डिंग पीरियड 12 महीने। तो इस सूरत हाल में आजकल 2017-18 में, 18 में भी, और गालबन 19 में भी अब यही रहेगा कि 10% आपकी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि आपको 2 करोड़ का अगर यहाँ 1 नवासी का फायदा हुआ, तो उसका 10%, जो कि 18 लाख बनता है, वो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी वाइट मनी हो जाएगी 100%। तो लोग इस तरह ही करते हैं, 3-3 साल प्लाट के संभाल लेते हैं और बाद में बड़ा फायदा होता है उनको वाइट मनी बनाने में। ये तो था कैपिटल गेन हमारा, जिसमें हमने ये समझा कि कैपिटल एसेट होता क्या है, कैपिटल एसेट बता दिया कि इसमें पेंटिंग, आर्ट वर्क, ज्वेलरी, क्वीन, पोस्टम, अंटीक वगैरह, ये है, ये मूव हो सकती हैं, और यूजेबल चीज़ें हैं, पर्सनल यूजेबल चीज़ें हैं, ये हैं। और मोबाइल भी नहीं है इसमें, और इसमें आपकी पर्सनल की और कोई चीज़ भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है इसमें, जो मशहूर दो चीज़ें हैं लैपटॉप मोबाइल, उनको बेचने से भी नहीं आपको मिलेगा, उनको डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज होता है, इन पर नहीं होता। ये ये सारी की सारी ये पर्सनल यूजेज वाली ये चीज़ें, ये कैपिटल गेन इनका हो सकता है इनको बेचने से। ज्वेलरी बेचेंगे, ज्वेलरी बड़ी मशहूर है, ज्वेलरी आप, आपको पहले बताया था वेल्थ स्टेटमेंट में कि ज्वेलरी की कोई कीमत नहीं डाली जाती, बस तोलाज में लिख दिया जाता है कितने तोला मेरे पास है, इनहेरिटेंस में आया, बेगम लेके आई है शादी में,
तो जब आपको कभी वाइट मनी की जरूरत पेश आए तो आप उन ज्वेलरी को कह दें कि अब मैंने बेच दी है और मौजूदा रेट मैंने 55-56 का जो भी है वो लगा के अब मुझे बेचने से जो सारा का सारा वाइट मनी है, और चूंकि होल्डिंग पीरियड इसका ज्यादा है तो 3 साल से ज्यादा, तो मेरा इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है जी। पोस्ट टंक भी है और कोइन भी है, 3 साल से ज्यादा अरसे तक मैंने इसको संभाल के रखा, तो लिहाजा ये मेरा जो टैक्स है ये टैक्स से मुबर्रा है और मुझे इसका फायदा है और सारे का सारा वाइट मनी बनेगी। प्लाट में भी इस तरह, इसके अलावा बस प्लाट रह जाते हैं और शेयर एंड सिक्योरिटीज रह जाती हैं। शेयर एंड सिक्योरिटीज के अपने टैक्सेस हैं मुनाफे के, और बाकी ये जो अब रह गए ये, और शेयर सिक्योरिटीज और लैंड, अब तीनों चीजें कैपिटल, इन पर आने वाला मुनाफा कैपिटल गेन कहलाता है, जिसको हम तफसील से पढ़ चुके हैं।